इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि खुद को मुक्त दुनिया का नेता बताने वाला देश ही आतंकवाद का सबसे बड़ा स्पॉन्सर रहा हो। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अमेरिका की। एक ऐसा देश जो कि स्ट्रैटेजिक नार्सिज्म का शिकार है। अब आप कहेंगे कि स्ट्रैटेजिक नार्सिज्म क्या होता है, तो इसका मतलब यह है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसे अपने हिसाब से देखने का नजरिया। अमेरिका जैसे देश को उसका अहंकार मजबूर कर देता है यह मानने की कि यह दुनिया उसी के हिसाब से चल रही है। अब आखिरकार चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो या फिर तकनीकी रूप से या फिर ताकत के रूप में हो या फिर पैसों के रूप में, अमेरिका अपने काम को पूरा करने के लिए कोई भी रास्ता चुनने को तैयार रहता है। ये रास्ते भी दो तरीके के होते हैं। पहला शांति का होता है तो वहीं दूसरा रास्ता आतंकवाद का होता है। इसमें अमेरिका आतंकवाद वाले रास्ते को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और विदेश नीति के लिए इस्तेमाल करता है। अब चाहे वो रूस की ताकत को दुनिया भर में बढ़ने से रोकने के लिए हो या फिर तेल संसाधन को रोकने के लिए और या फिर अपने हथियारों की सेल बढ़ाने के लिए, अमेरिका आतंकवाद का इस्तेमाल करने में चूकता जरा भी नहीं है। जो भी अमेरिका की इस हरकत के खिलाफ जाता है, अमेरिका आतंकवाद का सहारा लेकर के उस देश को अपने कब्जे में लेने की पूरी कोशिश करता है। और इतना ही नहीं, बल्कि अमेरिका की इसी सोच ने कई आतंकवादी संगठनों को जन्म दिया है। लेकिन उसकी आतंकवादी चाल कई बारी उन पर ही भारी पड़ चुकी है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अफगानिस्तान, जहां तालिबान के साथ 20 साल तक उसने युद्ध लड़ा, लेकिन फिर भी खाली हाथ ही उसे अपने सैनिकों के पास वापस जाना पड़ा। लेकिन अमेरिका कभी भी अपनी गलती से नहीं सीखता है और ना ही सीखने की कोशिश करता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पाकिस्तान जैसे आतंकवादी राष्ट्र की तरफ उसका बढ़ता सपोर्ट। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अमेरिका को आतंकवाद और आतंकवादियों से इतना लगाव क्यों है। इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम नितिश ठाकुर है और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस में एक जंग छिड़ चुकी थी। दोनों देशों में से किसके पास ज्यादा ताकत है, कौन से देश की बात पूरी दुनिया मानता है, इस चर्चा को लेकर के अब इस जंग में कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन जीत की राह पर था। लेकिन रूस को पीछे करने के लिए अमेरिका में ऐसे देशों का साथ देना शुरू कर दिया जो आतंकवाद को अपना टूल किट की तरह इस्तेमाल करते थे, जैसे कि गुएतेमाला, निकारागुआ, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, जायरे, फिलीपींस और इंडोनेशिया। यहां पर यूएस सपोर्ट के दम पर आतंकवाद धीरे धीरे बढ़ने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। वही खेल है, अमेरिका अपने टेररिज्म के खेल में खुद फंस गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं 11 सितंबर 2001 की, जिस तारीख को अमेरिका के इतिहास में सबसे खतरनाक दिन माना जाता है, जिसे आप और हम 9/11 कह करके पुकारते हैं। लेकिन इस अटैक की कहानी जानने से पहले हमें साल 1969 में जाना होगा। यह वो समय था जब सोवियत संघ साम्यवाद यानी कि कम्युनिस्ट सरकार की पावर में लाने के लिए सोवियत संघ अफगानिस्तान पर आक्रमण करता है। यह वो समय था जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच युद्ध अपने चरम पर था और अमेरिका इस आक्रमण को देख करके चुप जरा भी नहीं बैठ पाया। और अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ सबसे बड़ी दुविधा थे मुजाहिदीन, और इन मुजाहिदीन को आतंकवाद की ट्रेनिंग अमेरिका ही देता था, वो भी अपने ही पड़ोसी देश पाकिस्तान में। और इस ट्रेनिंग का मकसद था यूएसएसआर से इस्लाम को बचाना। और आगे के कुछ सालों में यूएसए और उसके साथ ही देश, खास करके सऊदी अरेबिया, मुजाहिदीन के ऊपर अच्छा खासा पैसा खर्च करने लगे। व्हाइट हाउस, सीआईए और स्टेट डिपार्टमेंट के डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक साल 1980 में सीआईए ने मुजाहिदीन के लिए करीब $100 मिलियन के वेपन यानी कि हथियार भेजे थे। और 1987 तक लगभग यूएसए से मुजाहिदीन के लिए $630 मिलियन की मदद पहुंच चुकी थी। यह फंडिंग पाकिस्तान के रास्ते से मुजाहिदीन के पास जाती थी। अफगानिस्तान के एक ओर पहले सोवियत यूनियन हुआ करता था तो वहीं दूसरी ओर ईरान हुआ करता था। तो ऐसे में अमेरिका ने अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान का रास्ता चुना और फिर उसी रास्ते को चुन चुन करके अफगानिस्तान तक अमेरिका पहुंचा और आतंकवाद को बढ़ावा दिया, जिस कारण वहां से धीरे धीरे सोवियत संघ का नियंत्रण खत्म होने लगा। और साल 1989 आते आते सोवियत यूनियन पूरी तरीके से रूस से दूर हो चुका था, और जिसके बाद अमेरिका ने भी अफगानिस्तान को अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और अपनी हरकतों से बता दिया कि उन्हें अफगानिस्तान के फ्यूचर में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। और फिर अमेरिका ने मुजाहिदीन को फंड देना भी बंद कर दिया और अमेरिका के इंटरफेरेंस खत्म होने के वजह से मुजाहिदीन में आंतरिक युद्ध शुरू हो गया, जिसके बाद मुजाहिदीन में से एक हटकर ग्रुप आया जिसका नाम उन्होंने दिया तालिबान। पश्तो भाषा में तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट्स। 1994 में बना तालिबान इस्लामी कट्टरपंथ को बढ़ावा देने में लग चुका था। पाकिस्तान के डायरेक्ट एड सपोर्ट से उसने अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया और जिसके बाद उसने सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की मदद से दुनिया भर में बेरोजगार मुसलमानों को कट्टरपंथ का बीज भरना शुरू कर दिया। और ऐसा ही एक नौजवान था ओसामा बिन लादेन, अल-कायदा नाम के आतंकवादी संगठन का लीडर। जी हां, वही शख्स जो 21वीं सदी का सबसे खतरनाक आतंकवादी बनकर के सामने आया। यही ओसामा बिन लादेन कभी सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका की मदद करता था और यही ओसामा बिन लादेन अमेरिका के 9/11 अटैक्स का मास्टरमाइंड भी बना।
सितंबर 11, 2001 को पूरी दुनिया हैरान रह गई जब 19 अलकायदा के आतंकवादियों ने एयरलाइंस को हाईजैक करके अमेरिका से अलग अलग शहरों में हमला शुरू कर दिया। अमेरिका में हुए इन अटैक्स की वजह से करीब 3000 लोगों की जानें जा चुकी थी। अब कहीं जाकर अमेरिका जैसे देश आतंकवाद के खिलाफ खड़े होना शुरू हुए। लेकिन वही बात है, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन एक चीज तो यह हमें भी माननी होगी कि इस आतंकवाद को बढ़ावा देने में खुद यूएसए का बहुत बड़ा हाथ रहा। यहां तक कि ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी रॉबिन कुक ने साल 2005 में कहा था कि ओसामा को सीआईए और अमेरिका की वेस्टर्न अलायंस ने सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए खूब फंडिंग की थी। यही नहीं, पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रह चुकी बेनजीर भुट्टो और सऊदी अरेबिया के प्रिंस बंदर बिन सुल्तान ने भी कहा था कि ओसामा अमेरिका द्वारा दिया हुआ ही एक प्रोडक्ट है। अब ऐसे में सवाल यह था कि क्या अमेरिका अपनी गलतियों से सीख पाएगा, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। 9/11 अटैक का बदला लेने के लिए तब के अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने अपना मशहूर वॉर ऑन टेरर लॉन्च किया, जो अफगानिस्तान और इराक में आतंकवादियों को खत्म करने का अभियान था। लेकिन यही वॉर ऑन टेरर फिर से अमेरिका की बड़ी विफलता बना, जिसने सिर्फ इराक और अफगानिस्तान को कब्रिस्तान में बदल दिया, बल्कि अमेरिका के सोल्जर्स तक की भी जानें ले ली और खूब पैसा भी बर्बाद किया। 9/11 अटैक्स के बाद अमेरिका ने भी साफ कर दिया कि अगर कोई उसके साथ नहीं है तो इसका सीधा मतलब यह बनता है कि वो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिसके बाद अमेरिका ने प्रिवेंटिव स्ट्राइक नाम की नीति अपनाना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह होता है कि दुश्मन के हमला करने से पहले ही दुश्मन पर हमला कर देना। सेना यह नीति तब अपनाती है जब उन्हें दुश्मन के ओर से किसी हमले की पूरी संभावना नजर आती हो। ये इसी नीति के तहत अमेरिका ने अलकायदा और उसके लीडर ओसामा बिन लादेन को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला बोला। करीब 20 साल तक अमेरिका अफगानिस्तान में ये लड़ाई लड़ता रहा और अफगानिस्तान के सैनिकों को तालिबान और अलकायदा के खिलाफ ट्रेंड करता रहा। लेकिन इस युद्ध में अमेरिका कुछ खास हासिल नहीं कर पाया, बल्कि हजारों अमेरिकी सैनिक मारे गए और उससे भी ज्यादा अफगानिस्तान के आम आदमी मारे गए। बल्कि अमेरिका की इस हरकत की वजह से अफगानियों के दिल में तालिबान के लिए और जगह बनती गई। अमेरिका का पेट इतने से भी नहीं भरा तो उन्होंने इराक में वॉर ऑन टेरर शुरू कर दिया। लेकिन हकीकत तो यह है कि वहां पर भी अमेरिका ने बर्बादी के छाप ही छोड़े हैं, जिसकी वजह से हजारों इराकी सिविलियंस मारे गए, सांप्रदायिक संघर्ष बढ़ गए, कई लाखों लोग लापता हो गए, सुन्नी चरमपंथी मजबूत होते चले गए और धीरे धीरे इराक भी बर्बाद होता चला गया। और जब साल 2011 में अमेरिका ने इराक से अपने सैनिक वापस बुलाने शुरू कर दिए तो वहां पर एक आतंकी संगठन का इजाद हुआ जिसका नाम था ISIS, जिसका सपना है कि वो शरिया कानून के मुताबिक इराक को सुन्नी देश बना दे। और ISIS भी अमेरिका का एक दुश्मन ही बन गया, जिसका पीछा करते हुए अमेरिका सीरियन सिविल वॉर में शामिल हो गया। और इन दो देशों की बर्बादी से हम इतना तो समझ ही सकते हैं कि अमेरिका के लिए युद्ध शुरू करना जितना आसान है, उसे खत्म करना उतना ही मुश्किल। और अमेरिका के अफगानिस्तान टेक ओवर ने यह साफ कर दिया कि अमेरिका अपनी इन नीतियों से सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद करता है, और ना सिर्फ समय बर्बाद करता है बल्कि उस देश के लोगों को भी संकट में डालता है और उस देश के लोगों को और उस देश के सैनिकों को भी संकट में डालता है। तो अब आखिर में सवाल यह उठता है, आपको क्या लगता है कि अमेरिका अपनी इन आतंकवादी नीतियों से कब तक खेलता रहेगा और कब तक विश्व गुरु बनने के सपने देखता रहेगा? हालांकि वो रशिया से हमेशा टक्कर लेता रहता है। अब चाहे हम पिछले दिनों यूक्रेन का ही इतिहास देख ले, यूक्रेन को भी बर्बाद करने में कहीं ना कहीं अमेरिका ने ही उकसाया था। आप क्या सोचते हैं इन सब चीजों के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।